हमारी डिस्कशन थी कि आप लोगों का हैकाथॉन होने वाला है और जब आप लोग आज आए हैं तो आप लोगों का हैकाथॉन का डे 4 है। इसको वो दे दे, कम उमेश वेट और हाइट दे दे इमेज के अंदर। अच्छा, हैकाथॉन आप लोगों का शुरू हो चुका है, आज उसका डे 4 है और डे 1 से लेके डे 4 तक आपको किस तरह बिट्स एंड पीसेस में टास्क कंप्लीट करने को मिले। डे 1 में आप लोगों को जो आपकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स थी उसको पेन और पेपर पे नोट डाउन करना था। डे 2 में उसका जो है वो आप लोगों को डॉक्यूमेंट करना था। चेकआउट करने से पहले रुकना। डे 3 में आप लोगों को माइग्रेशन करनी थी और डे 4 में आप लोगों को एक अच्छा सा लंबा चौड़ा टास्क मिला हुआ है। अब ये हैकाथॉन या ये एग्जाम आप लोगों का कुछ अलग तरीके से आप लोगों ने नोट किया ही होगा इस चीज को कि हर चीज को बिट्स एंड पीसेस में तोड़ा हुआ है। ये इसलिए टूटा हुआ है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। 90% जो हमारे स्टूडेंट्स हैं पूरे गवर्नर हाउस में वो बिगनर्स हैं। एक साथ अगर उन्हें हर चीज दे दी जाती तो वो परेशान हो जाते हैं और जाहिर सी बात है, इंसानी फितरत है, एक साथ इतनी सारी चीज देखता है तो परेशान हो ही जाता है। वो मुझे लाना है। तो डे 1 डे 2 दिन डे वाइज आप लोगों का ये हैकाथॉन जो है वो ब्रेक किया गया और अभी भी ये हैकाथॉन आपका कुछ दिन चलेगा। अच्छा, ये इस तरह आप लोगों को जो हैकाथॉन दिया गया कि भाई पेन पेपर पे पहले अपना काम शुरू करो, फिर जो है वो उसका डॉक्यूमेंट बनाओ, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, हमारा ये फोकस है कि जितना हो सके ना यहां पे रहते हुए ही एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या है उसका आप लोगों को एक फ्लेवर दिया जाए कि भाई इंडस्ट्री में काम होता किस तरह। अब ऑफ कोर्स आप एक कंपनी में जाएंगे, उस कंपनी के कल्चर को अडॉप्ट करना एक अलग चीज है, बट वर्क एथिक्स को भी अडॉप्ट करना एक अलग चीज होती है। आप हो सकता है एक अच्छी कंपनी में जाए, उसके वर्क एथिक उसका कल्चर अलग हो काम करने का, एम्प्लॉयज को ट्रीट करने का, बट जिस तरह एक सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन डेवलप होती है उसका फ्लो क्या होता है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जितना हो सकता है हम आप लोगों को यहीं पे वो चीजें बता रहे हैं। तो जब भी जो आप लोगों के टास्क दिया गया है डे 1 से लेकर डे 4 तक, वो इसी तरह दिया गया है कि आप लोगों की जो है वो एक ये भी लर्निंग हो कि भाई काम एक सॉफ्टवेयर डेवलप होना किस तरह शुरू होता है। ऐसा स्टूडेंट तो आपको पता है, आप कोई भी नेक्स्ट.जेएस का नया प्रोजेक्ट इंस्टॉल करें और आप काम शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने भी एक क्लास में बात डिस्कस की थी, उस क्लास को याद करें जब हम टेलविंड सीएसएस में फ्लेक्स बॉक्स पढ़ रहे थे। मैंने भी आपको कहा था ना कि भाई जब भी कभी बैठो कोई भी लेआउट बनाने में तो पेन और पेपर को लेके बैठा करें, या कोई भी आपके सामने प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो। अभी हमने जो एपीआईज पढ़ रहे हैं उसमें भी ये चीज जो है वो वैलिड है। अच्छा, होता क्या है, पेन पेपर से जाहिर सी बात है आप बहुत सारी चीजें सोचते हैं, उसको नोट डाउन करते हैं, फिर दूसरे कामों में मसरूफ होते हैं, फिर उसको भूल जाएंगे। अब जितना भी सोच रहे हैं, जितनी भी अच्छी तरह से चीजों को याद रखें, कुछ ना कुछ आप कहीं ना कहीं मिस तो कर ही देंगे, तो लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। तो काम भी इसी तरह शुरू होता है कि सबसे पहले ना पेन और पेपर पे कोई भी डॉक्यूमेंटेशन होती है, डिसीजन मेकिंग होती है किसी भी स्टेप की कि भाई हमने डेवलप क्या करना है। हमारे इस केस में हम ई कॉमर्स डेवलप कर रहे हैं, तो ई कॉमर्स में क्या है, जो टेम्पलेट्स आपको मिले हैं वो आप लोगों को डेवलप करने। मीनवाइल अगर किसी का कोई बिजनेस वाकई में ही है, किसी के दोस्त का है, किसी के रिश्तेदार का है, उससे वो इंस्पिरेशन ले सकता है। या आपके पास अगर कोई इंस्पिरेशन नहीं है तो टेम्पलेट आप लोगों के पास है, उससे आप लोग इंस्पिरेशन ले ले भाई कि अगर फर्नीचर है तो क्या बिजनेस हो सकता है, अगर रेस्टोरेंट है तो क्या बिजनेस हो सकता है, अगर कपड़े क्लोथिंग वेबसाइट है, क्लोथिंग का बिजनेस है तो क्या हो सकता है। या अगर आप लोगों के पास अपना कोई बनाया बिजनेस चल रहा है, आप उसको भी जो है वो जाहिर सी बात है अपने बिजनेस में तो सभी इंटरेस्ट लेते हैं, अपने बिजनेस को डिजिटली ग्रो करें। अगर उसकी डिजिटल प्रेजेंस नहीं है और अगर है तो कम है, तो अपने बिजनेस को जो है वो मजीद ग्रो करें। तो ये डे 1 में आपको मिला कि भाई पेन पेपर पे जो है वो अपनी चीजें लिखो, फिर उसको डॉक्यूमेंटेशन डे 2 में आपको मिली, बल्कि नहीं मैं शायद दिन आगे पीछे कर रहा हूँ।
फिर आप लोगों ने अपना टेक स्टैक डिसाइड किया। अच्छा, टेक स्टैक क्या होता है? टेक स्टैक मतलब टेक्नोलॉजी के आप अपने बिजनेस की जो वेबसाइट बना रहे हैं उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। तो फ्रंट एंड पे आपने Next.js को रखा, उसकी स्टाइलिंग के लिए आपने Tailwind CSS को रखा। हो सकता है आपकी अपनी कोई प्रिफर्ड चॉइस हो, आपने Next.js यूज नहीं करना, आपने कुछ और करना, ये भी हो सकता है अगर आपका बना कोई बिजनेस चल रहा है। फिलहाल हमने सैनिटी को रखा हुआ बैकएंड में। हो सकता है सैनिटी आपकी प्रिफर्ड चॉइस ना हो, आपका पहले से कोई बिजनेस हो या नो हाउ हो किसी और प्लेटफॉर्म की, जैसे वर्डप्रेस की हो, शॉपिफाई की हो, मैजेंटो की हो। तो इन सब चीजों को आपने जो है वो नोट डाउन किया कि, और इसी तरह इंडस्ट्री में भी काम होता है। जब भी किसी नए प्रोजेक्ट पे काम शुरू होता है तो पहले गौर और फिक्र करके बिल्कुल डीप थिंकिंग के साथ इन चीजों पे फोकस किया जाता है, ठीक है, ताकि जो भी चेंजेस करनी हो, डिसीजन मेकिंग करनी हो, वो उसी वक्त हो जाए। अब मैं आपको बोलूं, आप लोगों ने डेवलपमेंट भी स्टार्ट कर दी है अपने टेम्पलेट की, मैं बोलूं यार Next.js नहीं करो, कुछ और कर लो, तो आप लोग बोलेंगे भाई डेवलपमेंट शुरू कर दी, ऐसा कैसे करें? तो जो भी डिसीजन मेकिंग करनी होती है आप उसी वक्त कर लेते हैं जो आपने की। फिर अब आप लोग डेवलपमेंट के फेज में, डेटा अब आप लोगों ने माइग्रेशन भी कर ली है और सैनिटी से डेटा अब आप लोग कंपोनेंट्स बनाना शुरू भी कर दिया, जो डे 4 में आपको मिला है। डे 4 में बहुत सारी चीजें, कोई 28-30 चीजें हैं। तो अब 28-30 चीजों में तो हो सकता है 50% आपको आती हो, 50% नहीं आती हो, तो बिल्कुल पॉसिबल है। अब आप लोगों को बात पता है कि जो चीजें, जाहिर सी बात है, अब आप खुद भी सोचे ना भाई, जो चीज आती है उसको करना शुरू कर दो, सिंपल। जो नहीं आता देखी जाएगी, करना सब है। ये नहीं है कि आप लोगों के पास ये लेवरेज है कि भाई आता नहीं है तो करना नहीं है, सही है, करना सब है। शुरू वहां से करो जो चीज आप लोग को आती है। कंपोनेंट बनाना आता है, शुरू करो। सैनिटी में क्वेरी लिखना आती है, ठीक है भाई, कंपोनेंट वाइज क्वेरी चल रही है और हर कंपोनेंट के पास अपना अपना कैटेगरी का डाटा है, वहां से डाटा फैच। और कैटेगरी किसी की अगर न्यू अराइवल है, क्रॉकरी है, जैसे कोई फर्नीचर था तो अगर चेयर्स है उसमें बनाओ चेयर का कंपोनेंट, वहां पे क्वेरी फैच करो। फर्नीचर में टेबल भी आता है, टेबल का कंपोनेंट, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जो भी आपके स्कीमा में है या जो भी एपीआई के रिस्पॉन्स में, आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अब फर्नीचर में टेबल भी आता है, सोफा भी आता है, बनाओ उसके कंपोनेंट, शुरू करो डेवलपमेंट। जो चीजें आती है ना भाई शुरू करो। जैसे हो सकता है उसमें पेजिनेशन भी, आप लोगों को पेजिनेशन का नाम भी नहीं पता, तो ठीक है भाई, सीख के कर लेना। अच्छा, तो ये चीज करनी सब है, बस शुरू आप वहां से करें ताकि जो चीजें आप लोगों को आती है, ताकि क्या हो, काम कम से कम होता रहे। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स का ये भी पॉइंट है कि भाई हमने ये चीज तो पढ़ी ही नहीं, ठीक है, सुन लिया आपकी बात। तो सबसे पहली चीज, हम वो हर चीज पढ़ ही नहीं सकते जो वेब डेवलपमेंट की दुनिया में अभी है या आगे भी जो आएगा। ये मैं आप लोगों को अभी क्लियर कर दूं, आप लोगों को पहले भी पता ही होना चाहिए भाई, हर चीज थोड़ी पढ़ी जा सकती है। आप लोग स्कूल कॉलेज में होंगे, कोई आप लोग पूरी किताब थोड़ी पढ़ते हैं, सही है ना। अब काफी लोग ये कह रहे हैं हमने शिपमेंट एपीआई तो पढ़ी नहीं, ठीक है, अब शिपमेंट एपीआई क्या है? आप लोगों के साथ डॉक्यूमेंट पहले शेयर किया जा चुका है। अब ये हर चीज, जाहिर सी बात है, सबसे पहला प्री रिक्विजिट ये है कि आप पहले दिन से ईमानदारी से पढ़ रहे हो और हर असाइनमेंट आप लोगों ने टाइम पे किया हो, या अगर बिल्कुल भी एग्जैक्ट टाइम पे नहीं किया तो थोड़ी देर बाद, टाइम के डेडलाइन के बाद कर लिया, या इवन आपको चीजों की नो हाउ हो, आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो। सबसे पहले प्री रिक्विजिट तो ये है कि ईमानदारी से आपने पूरा महीना, मतलब पूरा क्वार्टर जो है वो पढ़ाई की हो। जाहिर सी बात है, बात पढ़ाई की हो रही है तो आपकी तरफ से भी पढ़ाई की रिक्वायरमेंट ही है। तो शिपमेंट एपीआई में क्या है, जैसे हम अगर आप लोग रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हो, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा, एक एपीआई बनाई, उस एपीआई को हम ईमेल भेज रहे थे। वो ईमेल क्या था भाई, उसका रिक्वायर्ड पैरामीटर था। रिक्वायर्ड पैरामीटर मतलब जिस डाटा को एपीआई आप अपने यूजर से जरूरत है, जिस डाटा वो जिस खास फील्ड को यूजर भेजता है ना एपीआई के पास, वो उसके रिक्वायर्ड पैरामीटर्स होते हैं। हमारे केस में हमने लास्ट टाइम ईमेल को भेजा, पासवर्ड होता, हम पासवर्ड को भी भेजते।
जेंडर होता जेंडर को भी भेजते, डेट ऑफ बर्थ होता हम डेट ऑफ बर्थ को भी भेजते। तो एपीआई को जो जो डाटा चाहिए होता है ना, जैसे पिछली से पिछली क्लास में हमने नेम और डिस्क्रिप्शन को भेजा था, तो वो उसके रिक्वायर्ड पैरामीटर्स थे। तो कुछ भी नहीं है भाई, आपने उसके रिक्वायर्ड पैरामीटर्स भेजने, एपीआई को रिस्पॉन्स मिलेगा, console.log करके देखिएगा, अगर उसको सही से उसके रिक्वायर्ड पैरामीटर्स मिल रहे तो आपकी एपीआई सही से रिस्पॉन्स कर देगी। तो इसमें हमने क्या नहीं पढ़ा? अच्छा, बहुत सी ऐसी भी चीजें हैं जो हमने नहीं पढ़ी। तो भाई अब हम हर चीज थोड़ी पढ़ेंगे। वेब डेवलपमेंट की दुनिया इतनी वास्ट है, इतनी सारी चीजें कि भाई अब हर चीज हम पढ़ने जाएंगे तो हमारा कोर्स 5-10 साल का हो जाएगा, और 10 साल बाद कितनी सारी चीजें आ जाएंगी, हमें फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो वेब डेवलपमेंट की और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की दुनिया में रोजाना की बेसिस पे आप नई नई चीजें पढ़ते हैं और देखते हैं। तो खुद से भी चीजों को पढ़ने की आदत डालें। इसीलिए हम डे 1 से, पहले क्वार्टर के पहले दिन से आप लोगों को कह रहे हैं कि हम भाई क्या करते हैं यहाँ पे आके, एक हफ्ते में सिर्फ 3 घंटे मिलते हैं और उसमें पढ़ाई करके चले जाते हैं। 3 घंटे में आप भी सोचे ना हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे और आप लोग क्या क्या ही 3 घंटे में पढ़ लेंगे। आप लोगों की भी तो चीजों को एडॉप्ट करने की, डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी है ना, और पढ़ाई 2-2.5 घंटे से ज्यादा हो ही नहीं सकती, चाहे आप जितने ब्राइट स्टूडेंट क्यों ना हो। सही है? तो चीजों को खुद से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो ये कुछ बातें थी। अब काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि हम कैसे करेंगे ये वो। अब जो टेम्पलेट मिले आप लोगों को वो आपकी इंस्पिरेशन है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, नहीं आ रहा, होता है, अब क्या करें भाई, करना तो है। तो आप लोगों के, अगर आपका अपना कोई बिजनेस है, अपना नहीं है तो आपके रिश्तेदारों में किसी का होगा, अपने किसी दोस्त का होगा। अगर ये भी नहीं है तो भाई घर के हर गली में हेयर सैलून और पार्लर तो होते ही हैं, आप लोगों को उसका आइडिया भी है। गूगल पे जाएं और कुछ भी टेम्पलेट सर्च करें। फॉर एग्जांपल हेयर सैलून का टेम्पलेट सर्च करें या पार्लर का टेम्पलेट सर्च करें और वहां से डेवलपमेंट शुरू करें। सोचे अगर आपका हेयर सैलून होता, आपका पार्लर होता, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचें तो आप लोग क्या करते? आप लोग, जाहिर सी बात है, एक अच्छी सी सर्विस देते हैं, एक डिजिटल प्रेजेंस के कॉन्टेक्स्ट में बात हो तो अच्छी सी वेबसाइट होती है आपकी, ठीक है? तो इन सब चीजों को सोचें। अच्छा, ये सब क्यों हो रहा है? मतलब हम भाई सीधा सीधा एग्जाम भी ले सकते थे, जैसे क्वार्टर 1 में लिया, पढ़ाई कराई, एक दिन एग्जाम लिया, काम खत्म। ये इतनी लंबी चौड़ी मेहनत क्यों हो रही है? हम आपके ऊपर कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट के ऊपर कर रहे हैं, कोई तो रीजन हो या सिर्फ टाइम जाया हो रहा है। तो देखिए, मार्केट में स्टैंड आउट करने के लिए आपको कुछ तो ऐसा बनाना पड़ेगा जो तो किसी दूसरे ने नहीं बनाया। अब मार्केट में जाहिर सी बात है फिर वही स्किल बिकता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग एक हुनर का काम है। अब आपके पास स्किल होगा तो आप स्टैंड आउट होंगे। अब आप ये चीज जाके अपने किसी कस्टमर को बेचेंगे या इवन के कहीं जॉब भी करेंगे, कोई फ्रीलांसर बनेंगे, तो जाहिर सी बात है आपको सबसे पहले अपना काम दिखाना होगा, क्योंकि जिस काम में हुनर होता है ना उसमें आपका टेस्ट लिया जाता है। अब चाहे वो प्रोग्रामिंग हो, प्रोग्रामिंग कोड लिखना आता है, वो एक हुनर का काम है। आप शेफ हो, शेफ या कोई भी फेमस रेस्टोरेंट फेमस क्यों होता है? जाहिर सी बात, उसका खाना अच्छा हो। अगर उसका खाना अच्छा है इट मींस उसके शेफ जो है उसके हाथों में हुनर है। कोई भी टेक्निकल काम में जिसमें भाई हुनर की जरूरत होती है तो जो है वो ये सब काम तो करना ही पड़ता है। तो आप जब मार्केट में जाएंगे, आप कोई भी जॉब पोस्ट करें ना, जो लोग मार्केट में इन है किसी भी फील्ड में, उनको ये बात पता होगी, आप कोई भी जॉब पोस्ट करें ना, 1 घंटे के अंदर 100, 150, 200 रिज्यूमे आ जाता है। अब उसमें से काम के कितने, ये फिर मैटर करता है। फिर उस कैंडिडेट को हायर करो, उसका प्रोबेशन पीरियड या इंटर्नशिप पीरियड को वो सरवाइव करता है या नहीं। तो एक कैंडिडेट को हायर करने के प्रोसेस अगर फॉरेन भी हो ना भाई, तो 6 महीना लगता है उसको इंटरव्यू से लेके अपनी परमानेंट जॉब करने तक। 6 महीना लगता है। पहले वो इंटरव्यू देगा, फिर उसके 2-3 इंटरव्यू होंगे, फिर वो 3 महीना या 4 महीना अपना प्रोबेशन सर्व करेगा, फिर उस प्रोबेशन में ये नोटिस किया जाएगा कि वो केपेबल है कि नहीं, तो ये उसके बाद जाके वो परमानेंट होता है। तो 4-6 महीने का एक प्रोसेस है। अब इस 4-6 महीने के प्रोसेस में आप कितना स्टैंड आउट करते हैं
जाहिर सी बात है आपको सबसे पहले अपने आप को बनवाना पड़ेगा, क्योंकि 200 रिज्यूमे जब आते हैं ना भाई, तो फिर सवाल ये उठता है कि हम आपको हायर क्यों करें भाई, उसके पास और 199 रिज्यूमे पड़े हुए, आप में ऐसी क्या बात है जो उन 199 लोगों में नहीं है। तो वो एक इस तरह का जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, तो आप खुद ही स्टैंड आउट होंगे, और ये प्रोजेक्ट एक फुल फाइनल आपका एक प्रोडक्ट भी बनेगा कि भाई वो ये सेम प्रोडक्ट आप लोग 10 लोगों को बेच सकते हैं। भाई मुझे भेज दो, मेरा एक ई कॉमर्स है, आप आए, मेरा ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, मुझे भेज दिया, सेम चीज आप लोगों ने सभी भाई को भेज दी, सेम चीज अब्दुल्ला भाई को भेज दी। तो इसी तरह जब चीजों को बेचेंगे ना, तो आप लोगों को खुद ही अंदाजा होगा कि हमने क्या चीज बनाई। हो सकता है अभी तो जाहिर सी बात है, डेवलपमेंट फेज में बिगिनर है, आप लोगों को इतना आइडिया नहीं होगा, लेकिन ये आप लोग एक बहुत बड़ी चीज बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ये मैं आप लोगों को अभी चले मैं खुद अपने एंड से बता दूं, ये आप लोग एक बहुत अच्छी और जबरदस्त चीज बनाने जा रहे हैं। आप जब इसको बना के मार्केट में जाएंगे ना, आप लोग वाकई दूसरों से अलग दिखेंगे। अब उस सब में जाहिर सी बात है मेहनत लगेगी, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो इस तरह लगे, देखिए किसी को भी नोट करें ना, कोई भी आपके दोस्त या रिश्तेदार में होगा, मामू का, खालू का, कोई तो बिजनेस होगा, इवन के आपके अब्बा का कोई बिजनेस होगा। आपके अब्बा किस कंपनी में जॉब करते, सपोज करें वो किसी बैंक में जॉब करते, चले बैंक की एग्जांपल तो एक बहुत हैवी एग्जांपल हो जाएगी, कहीं भी आप लोगों की कोई भी शॉप होगी, किसी रिश्तेदार की कोई शॉप होगी, देखिए वो किस चीज का बिजनेस है, कहीं तो आपने उसको बात करते सुना होगा ना, ये मेरे बिजनेस में ये होता है। नहीं भी सुना तो भाई गूगल है, चैट जीपीटी है, यूट्यूब है, लो उससे है, या पार्लर या हेयर सैलून की एग्जांपल तो आप सबके सामने, वो तो आप लोग कर ही सकते हैं। तो चीजों को करना सीखें, और जो चीज नहीं पढ़ी तो भाई हर चीज हम पढ़ा भी नहीं सकते, ना आप पढ़ सकते, क्योंकि 3 घंटे में वही बात हम कितना पढ़ाएंगे, आप कितना ही अडॉप्ट करेंगे। फिर हम बहुत फास्ट पेस पे चलेंगे ना, तो आप लोगों की तरफ से ही शिकायत आएगी कि यार अभी ये पढ़ा, अगली क्लास में वहां चले गए, फिर वहां चले गए, फिर वहां चले गए। तो ये भी नहीं हो सकता, इसीलिए इन चीजों को दिनों में डिवाइड किया गया, ताकि जो जॉब वाले जो बिजनेस करते हैं, काम धंधा लेके बैठे हैं, वो भी इसको आराम से अटेम्प्ट करें, और जो फुल 12 घंटे 10 घंटे लगा सकते हैं वो भी इसको अटेम्प्ट करें। अब जाहिर सी बात है, जैसे जैसे दिन जाएंगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, तो इसीलिए हर चीज को डिवाइड किया गया। और अगर आप लोगों ने ईमानदारी से अगर 6 महीने पढ़ाई की है, हर कॉन्सेप्ट को गौर से समझाए, तो मुश्किल होगी। अब मुश्किल भी 2 तरह की हो सकती है, तो डेवलपमेंट में मुश्किल हो रही है कि कभी कोई एरर आता है, कभी कोई एरर आता है, कभी वर्सल पे बिल्ड फेल हो जाती है। डेवलपमेंट के एरर तो सबको आता है, ऐसा नहीं कि आप लोग बिगनर है तो आप लोगों को आ रहे हैं, मुझे अगर 2-3 साल का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में तो मुझे नहीं आते। एरर डेवलपमेंट में सबको आता है, चाहे वो आप हो, वो मैं हूं, वो अमीन भाई हो जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस है, या वो सर जिया हो जिसको 35-36 साल का एक्सपीरियंस है। एरर आपसे लेके सर जिया सबको आते हैं। ये मुश्किल एक डिफरेंट मुश्किल है कि डेवलपमेंट में एरर आ रहा है, वो मुश्किल, और एक ये मुश्किल की रिक्वायरमेंट ही समझ नहीं है। ये सब चीजें जो आप लोगों को ज़हन में रखनी है। एआई का यूज करें, आप लोग बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, संडे को अपना फैमिली टाइम कॉम्प्रोमाइज करके यहाँ बैठे हुए हैं, पीर से लेके हफ्ता 6 दिन काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, और इतवार को जब आराम करने का दिन है तो फिर भी यहाँ बैठे हुए हैं। ये आप लोग बड़ी जबरदस्त एफर्ट करें, लेकिन एक चीज जिसमें आप लोग थोड़ा सा लैग करते हैं ना, वो ये कि आप लोग चीजों को पढ़ते नहीं है। अच्छा, पढ़ने से मुराद चीजों पे रिसर्च नहीं करते। रिसर्च भी कोई लंबी चौड़ी नहीं करनी है आपने, आप लोग कोई वो आप लोग रिसर्च करें यार, वो रिसर्च नहीं, सीधा सीधा आप लोग चेक, आप लोगों को ये अमीन भाई का डॉक्यूमेंट है, इसमें से सपोज करें आपको कुछ समझ नहीं आया, जैसे सपोज करें ऑन डे 4 ये पैराग्राफ जो यहाँ पे आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, सपोज करें आपको समझ नहीं आया, वैसे तो समझ आ ही जाएगा, सपोज करें समझ नहीं आया, कोई भी पैराग्राफ है, आपने नेक्स्ट जेएस की कोई डॉक्यूमेंटेशन खोली हुई है, आप कोई टॉपिक पढ़े, आपको वो पैराग्राफ समझ नहीं आया, तो क्या करेंगे आप? एआई का जितना यूज हो सकता है ना, क्या है, आप लोगों से ज्यादा मैं करता हूं, इस पैराग्राफ को कॉपी करें, या अभी जो हम पढ़ेंगे जैसे आप लोगों ने, और चैट जीपीटी से सवाल करें, चैट जीपीटी को समझे कि भाई आपके बराबर में ना एक बंदा बैठा हुआ है जिससे आप बातचीत कर सकते हैं।
आप लोगों ने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने क्वार्टर 1 में वेरिएबल्स पढ़े थे। वेरिएबल्स आप सबको पता है, लेट क्या होता है, कॉन्स्ट क्या होता है। तो अपनी जो डिस्कशन है ना, जो अपना आप लोगों ने जहन में समझा हुआ है, वो चैट जीपीटी से पूछे या किसी भी एआई से पूछे। मैं तो यही करता हूं सीरियसली। मैं भी जाहिर सी बात है आप लोगों को यहाँ बैठ के तो पढ़ा रहा हूँ, बट मेरी खुद की भी पढ़ाई चल रही है। सर अमीन, आप लोगों को नहीं पता तो मेरे टीचर हैं, वो हमें एआई एजेंट्स बनाना सिखा रहे हैं, लैंग्राफ पढ़ा रहे हैं, और मेरे साथ साथ गवर्नर हाउस के हर टीचर के वो टीचर हैं। हम सब अमीन भाई के ही स्टूडेंट हैं, सर जिया के स्टूडेंट हैं, सर कासिम के स्टूडेंट हैं। हमारी भी पढ़ाई चल रही है। अब जो आप लोग यहाँ बैठ के फेस करते हैं, हम वहां बैठ के फेस करते हैं, तो ऐसा लगता है एक साइकिल चल रही है। तो अब मैं क्या करूं? अब अमीन भाई मेरे लिए 24 घंटे तो अवेलेबल नहीं होंगे, उनकी अपनी भी तो भाई वर्क लाइफ है, अपना भी तो उनकी लाइफ है, मेरे लिए थोड़ी 24 घंटा बैठे हुए हैं। तो मैं जो भी समझता हूं ना, या जो भी चीज मुझे समझ नहीं आती, उस पैराग्राफ को मैं कॉपी करता हूं और यहां पेस्ट करता हूं। सपोज करें मैंने यहाँ पे एक चीज पेस्ट की, राउट हैंडलर में मैं जाता हूं, राउट हैंडलर नेक्स्ट चीज को मैंने कॉपी किया। समी भाई एक सेकेंड यार, आप लोगों को चीज समझ नहीं आए तो चैट जीपीटी पे वो सेंटेंस या वो पैराग्राफ कॉपी करें और नीचे एक लाइन लिखें कि एक्सप्लेन दिस पैराग्राफ इन सिंपल वर्ड्स। सही है? आपने कोई भी, आप लोगों को टेलविंड सीएसएस समझ नहीं आई, राउट हैंडलर्स के कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आए, कोई पैराग्राफ समझ नहीं आया, उसको कॉपी करें और कॉपी करने के बाद उसको आप लोग कॉपी करें और कॉपी करने के बाद नीचे एक सिंपल लाइन लिख दें, सिंपल लाइन, एक लाइन कि एक्सप्लेन दिस पैराग्राफ इन सिंपल वर्ड्स। वो आपको समझा देगा। और मैं भी यही करता हूं कि कोई चीज समझ नहीं है तो इस तरह समझ लो। अब कुछ चीज समझ आ गई, लेकिन जाहिर सी बात है अभी कच्चा पक्का हूं मैं उस चीज में, फिर मैं क्या करूं? तो मैं क्या करता हूं, मैं चैट जीपीटी को बोलता हूं कि भाई करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। इसी तरह चैट जीपीटी को समझो कि आपके सामने एक बंदा बैठा हुआ है, उसके साथ आप डिस्कशन कर रहे हो। चैट जीपीटी को लिखो कि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, और नीचे जो आपने समझा है ना, जैसे आपको वेरिएबल्स आपने समझ लिए, आपको पता है लेट क्या होता है, कॉन्स्ट क्या होता है, आपने टेलविंड सीएसएस समझी, आपको पता है टेलविंड सीएसएस में जो है वो सही है। थैंक यू, थैंक यू। आपने कोई भी चीज समझी, आपने टेलविंड सीएसएस में फ्लेक्स बॉक्स समझा, आप लिखो भाई कि फ्लेक्स बॉक्स में ये समझाऊं या ये समझी हूं, क्या ये सही है कि नहीं, और नीचे फ्लेक्स बॉक्स की डेफिनेशन लिखो कि फ्लेक्स बॉक्स का मतलब ये, इंग्लिश में लिखो, टूटी फूटी इंग्लिश में लिखो, या जो है वो उसमें लिखो, रोमन इंग्लिश में लिख लो, जो आप व्हाट्सएप पे लिखते हो। एआई का जितना यूज करोगे ना आज के तारीख में, उतना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। सही है? तो ये प्रैक्टिसेस अपनी लाइफ में रोजाना की बेसिस पे बना लो। आप लोगों ने राउट हैंडलर्स पढ़े पिछली 1-2 क्लासेस से, जो समझो आपने एक पोस्ट रिक्वेस्ट का या पोस्ट मेथड को कॉपी किया, उसके कोड को, और उसको चैट जीपीटी पे ले जाके पेस्ट कर दिया। अब उससे नीचे लिखो कि भाई ये कोड स्निपेट है पोस्ट रिक्वेस्ट का, और मैं इसका मतलब ये समझाऊं या ये समझी हूं। पोस्ट रिक्वेस्ट में पूछो कि भाई पोस्ट रिक्वेस्ट इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि मुझे डाटा भेजना है, और रिक्वेस्ट डॉट जेसन इसलिए हो रहा है क्योंकि जेसन आती है, और नीचे नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन इसलिए हो रहा है क्योंकि जेसन जाती है। जेसन इन जेसन आउट। जितना एआई से बात करोगे वो आपको सही और गलत करेगा, वो आपको सही भी करेगा, वो आपको आपकी सही जवाब पे बोलेगा यू आर एब्सोल्यूट करेक्ट। अगर आपने कोई उसको इंफॉर्मेशन दी है तो वो क्या करेगा, आप लोगों को जो है वो करेक्ट, आप लोगों की इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन को कंप्लीट भी करेगा। तो अगर चीज नहीं पढ़ी तो ये तरीका है उसको पढ़ने का, उसको समझने का। तो ये कुछ बातें थी जो बहुत पिछले 4 दिन से आ रही थी कि भाई शिपमेंट एपीआई तो पढ़ी ही नहीं।
अब नहीं पढ़ा तो बस दिमाग में बिठा लिया नहीं पढ़ा, उसको गौर से किसी ने नहीं देगा कि भाई शिपमेंट डे पे नहीं पढ़ी, ठीक है देखे तो सही इसमें है क्या, कुछ भी नहीं है भाई। एक एपीआई का यूआरएल है और उस यूआरएल में कुछ उसके रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं, वो आप उसको देंगे, अगर सही से दे दिए तो जेसन में रिस्पॉन्स आ जाएगा, आपकी एपीआई चल गई, खत्म हो गई बात। हाँ, कुछ चीजें आपने नहीं भी पढ़ी, उसको मैंने तरीका बता दिया पढ़ने का, यूट्यूब है, चैट जीपीटी है, गूगल है, ये चीज है भाई, सिंपल इज दैट। तो अभी जो परेशान था उसके सारे जवाब मैंने दे दिए, अब किसी को कोई परेशानी होनी नहीं। लिंक्डइन पे तो भाई तूफान आया हुआ है, हर कोई अपना जो है वो पोस्ट करे जा रहा है, वहां से इंस्पिरेशन ले लो कि आपके क्लास फेलोज या दूसरे स्टूडेंट्स क्या पोस्ट कर रहे हैं। इतनी आपके पास रिसोर्सेज हैं, यूट्यूब, गूगल, चैट जीपीटी, लिंक्डइन, वहां से कर लो भाई, कोई मसला नहीं है। तो अब रिलैक्स हो जाएं, नहीं आती कोई चीज ठीक है भाई, कुछ तो आता है ना, 6 महीने में कुछ तो किया है ना, खाली प्रोजेक्ट बनाना, तो प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना तो सीखा है, वो इंस्टॉल करो, जमा करा दो। आप लोगों को बाहर निकलना फिर हमारा काम है, इसलिए तो खाली प्रोजेक्ट किया है, ये तो कर ही सकते हैं आप लोग। कसम से आप लोगों के हैकाथॉन में चेक कर रहा हूँ, और मैं ये ऐसे नहीं बोल दिया मैंने, आप लोगों के यूआई यूएक्स के हैकाथॉन हम लोग चेक कर रहे हैं। अभी मैं चेक कर रहा था 15-20 दिन पहले, तो किसी ने एक खाली एप्लीकेशन डाउनलोड की थी और उसमें कसम से सिर्फ उसने वर्सल, कितनी मेहनत की उसने, पहले गिटहब पे पुश किया, उसको वर्सल पे डिप्लॉय किया और नीचे सिर्फ हेडिंग लिखी हुई थी यूआई यूएक्स हैकाथॉन, कसम खुदा की, इतनी मेहनत की थी उसने। अब वो किस क्लास का था वो मुझे नहीं पता। तो भाई ऐसे नमूने भी हैं, अब क्या करें, हमारे पास तो बहुत वैरायटी है। आप लोग तो फिर सिर्फ हमें देखते हैं, हम किस किस को देखते हैं, आप लोगों को क्या पता। आज का टॉपिक भी वही है जो आप लोगों को काम आएगा, फॉर्म वैलिडेशन का, ज्यादा कुछ भी नहीं है, चीजों को पढ़ पढ़ के करना है बस। शेयर किया हमारे साथ v0.dev, और v0.dev एक प्लेटफॉर्म है जहां पे वर्सल का ही है, जहां से जो है ना आप अपने बने बनाए कंपोनेंट्स, आप अपने कंपोनेंट्स बना सकते हैं। किस तरह बना सकते हैं, आपने कोई भी लेआउट का अपना स्क्रीनशॉट दिया, मैं रिपीट कर दूं, v0 या vo, नाम ज़हन से निकलना है मेरे, vo.dev पे आप जाएं, कोई भी अपना लेआउट आपको बनाना है ना अपना, उसको स्क्रीनशॉट दे दें, वो टेलविंड सीएसएस में और शेड सीएन यूआई में जो है ना आपको उसका कोड दे देगा विद प्रीव्यू। तो ये एक बड़ी जरूरत। फिर वही बात, एआई यूज करना आना चाहिए। सर फॉर्मिक यूज करेंगे अभी आप, फॉर्मिक रिएक्ट हुक फॉर्म, सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए एक ही जाता है, आपको बुक करना है, यहाँ से कर लो, हम एयरबीएनबी जहाँ जहाँ पे भी आपने लिस्ट किया होगा सबको बता देंगे, कहीं से भी बुकिंग आएगी तो बाकियों का हम बता देंगे और आपको बता देंगे क्या बुकिंग आ गई और कहाँ से आई, ये सारी चीज़ें बताएंगे। अच्छा, अब रही चीज़, आपके पास बंदा भी आता, अच्छा अब आपकी वेबसाइट पे थी, उसको भी इंटीग्रेट करना था इसके साथ। अच्छा, आपकी वेबसाइट नहीं है तो हमने आपको वेबसाइट पे दे दी, ये चला दी, बेसिक से एक वेबसाइट बना के दे दी। लेकिन अब मसला ये है कि आपकी अपनी वेबसाइट है, आपको हमारी वेबसाइट अच्छी नहीं लगती, बहुत घट्टा बने। आपने बोला कि यार मैं अपनी वेबसाइट ही रखना चाह रहा हूँ, हमने उसके लिए क्या करा, उसके लिए बना दिया एक विजेट, अपनी वेबसाइट पे ये लगा, ये हमारी वाली बहुत ही घटिया। हाँ, आप देना समझ ये लगा, जब रिडायरेक्ट नहीं होगा, रिडायरेक्ट होगा तो मतलब क्लाइंट मतलब कस्टमर तो बोलेगा मैं कहाँ चला गया। सारा लगा था ना एक जब ये अच्छा ये भी नहीं लगा, आपको नहीं लगाना, आप उसको बदल दे देंगे, कस्टमर क्लिक करेगा उसके बाद ये 6 महीने उससे पूरा महीना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, किसी का बना के किसी और का बना के किसी और का रिएक्ट फॉर्म वैलिडेशन, बल्कि रिएक्ट हटा देता हूं, सिर्फ फॉर्म वैलिडेशन लेते हैं। फॉर्म वैलिडेशन आज का हमारा टॉपिक है। अच्छा, इस फॉर्म वैलिडेशन में होता क्या है और हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं, अभी देखते हैं। आपने लास्ट टाइम
एक फॉर्म बनाया, 2 क्लास से बना रहे हैं, जिसमें आपने क्या किया, अपना ईमेल भेजा। आप लोगों ने बहुत सारे फॉर्म एज ए यूजर खुद भी फिल किए होंगे, लॉगिन का, साइन अप का, कोई भी डाटा आपने फॉर्म में फिल किया होगा। कोई आपने अगर ई कॉमर्स पे कोई शॉपिंग की तो चेकआउट फॉर्म आपने फिल किया होगा, जहां वो आपकी कार्ड की डिटेल्स, आपकी डिटेल्स मांग रहा होगा। कोई भी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल किया होगा, कुछ भी। अब जब आपके सामने फॉर्म होता है, उस फॉर्म में क्या होती है, इनपुट फील्ड्स होती है। अब हम इसको टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं, हमने इनपुट फील्ड तो बना लिया। अब हर इनपुट फील्ड का है ना अपना एक रूल होता है। क्या होता है, रूल होता है। वो रूल क्या होता है भाई, वो रूल ये होता है, या कुछ उसके, चले रूल ही कह लेते हैं। हर इनपुट फील्ड का एक रूल होता है कि भाई मुझ में जो डाटा आएगा, यानी इस इनपुट फील्ड में जो डाटा आएगा वो एक खास किस्म का होगा। सही है? क्या कहा मैंने, हर इनपुट फील्ड का एक रूल होता है, और उस इनपुट फील्ड के रूल में यह डिसाइड होता है कि भैया मुझ में जो डाटा आएगा वो एक खास किस्म का होगा। अब जैसे सपोज करें आप लोगों ने ईमेल लास्ट क्लास में लिखा, ईमेल की एक फील्ड बनाई। अब ईमेल की है ना भाई एक खास टाइप होती है। वो टाइप क्या होती है कि आपने लिखा फॉर एग्जांपल अली। अब ये कोई ईमेल नहीं है, ये एक सिंपल सा नाम है, टेक्स्ट है। अगर आपको अपनी फील्ड में ईमेल एक्सेप्ट करवाना है ना, तो उसकी आपको एक खास टाइप देनी पड़ेगी, और ईमेल की टाइप होती है @gmail.com, yahoo.com। इस तरह के फॉर्मेट में अगर आप कोई चीज डिफाइन करते हैं ना, तो ये एक आपने रूल सेट कर दिया कि भाई इस इनपुट फील्ड में हमेशा एक ईमेल आएगा। ठीक है, हर इस इनपुट फील्ड में हमेशा एक ईमेल आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि भाई मैं ईमेल में सिर्फ अली लिख के भेज दूं या ali.com लिख के भेज दूं। ये कोई ईमेल का फॉर्मेट नहीं है। ईमेल के फॉर्मेट में हमेशा @gmail.com, yahoo.com, outlook.com ये सब चीजें आती हैं। ये चीज आप लोगों को पता है। फिर एक इनपुट फील्ड है जो आप लोगों का फोन नंबर एक्सेप्ट करता है। अब आप खुद सोचें भाई, अगर एक इनपुट फील्ड में आप लोगों को फोन नंबर मांगा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है भाई फोन नंबर तो हमेशा इस टाइप का होगा। ठीक है, अब फोन नंबर, जाहिर सी बात है फोन नंबर का मतलब न्यूमेरिक वैल्यूज की बात हो रही है। ठीक है, अभी वो अलग बात है कि +92 भी हो सकते हैं, तो प्लस की साइन आ जाए, वो एक डिफरेंट चीज है। वो मजीद इनहांसमेंट करनी हो तो उसमें आएगा, बट रूल यही से रहेगा। रूल यही रहेगा कि भाई इनपुट फील्ड में हमेशा, सॉरी, फोन नंबर के लिए अगर कोई इनपुट फील्ड डिजाइन की जा रही है, डेवलप की जा रही है, तो उसमें हमेशा न्यूमेरिक वैल्यूज है। ऐसा हो नहीं सकता कि भाई फोन नंबर में कोई इस तरह का नंबर लिख के भेजे। ये कोई फोन नंबर थोड़ी ना है। और अगर इस तरह का डाटा आपकी वेबसाइट, आपकी वेब एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रही है, तो ये एक मसला है। तो इस चीज को कहते हैं फॉर्म वैलिडेशन, कि अपनी इनपुट फील्ड्स के लिए एक रूल सेट करना, एक फॉर्मेट सेट करना कि हर इनपुट फील्ड का ये फॉर्मेट होगा। ठीक है, अब जरूर फॉर्मेट डिसाइड हो सकता है। दूसरे नंबर पे क्या चीज आप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई ये इनपुट फील्ड में डाटा आना जरूरी है, जिसको कहते हैं रिक्वायर्ड फील्ड्स। रिक्वायर्ड फील्ड्स ये भी एक तरह की फॉर्म वैलिडेशन है। ठीक है, अब सपोज करें आपका एक फॉर्म है जिसमें एक मैंडेटरी फील्ड है, कंपलसरी फील्ड है, वाजिब फील्ड है कि आपका नाम होना जरूरी है। व्हाट इफ अगर मैंने उस फील्ड को खाली करके भेज दिया, तो वो तो एक मसला है आपके लिए। भाई आपकी बिजनेस चले, आप लोग ई कॉमर्स बना रहे हैं ना, इसी से आप लोग ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं। आप लोगों की रिक्वायरमेंट ये है कि भाई मेरी वेब एप्लीकेशन पे जो भी है अपना प्रोडक्ट परचेज करें।
और प्रोडक्ट परचेज करने के लिए अपना कार्ड नंबर या इजी पैसा नंबर, जैश कैश नंबर, मीजान बैंक का बैंक अकाउंट, कुछ भी वो वाजिब होगा। अब यहां से एक बिजनेस रिक्वायरमेंट सोचें कि भाई अगर आपको एक प्रोडक्ट परचेज करवाना है तो जाहिर सी बात है उस कार्ड का नंबर, मास्टर कार्ड का नंबर, वीजा कार्ड का नंबर भी तो होना चाहिए, वरना परचेजिंग होगी किस तरह। अब सपोज करें अगर आपने वैलिडेशन नहीं की हुई और किसी यूजर ने अगर वो कार्ड की जो इनपुट फील्ड है उसको एम्प्टी करके भेज दिया, फिर आप क्या करेंगे? आप तो बोलेंगे भाई मैं पैसे किस तरह काटूं, बैंक जाओ, सही है। तो ये एक मसला है, इस तरह की चीजों को कहते हैं फॉर्म वैलिडेशन, सही है। फॉर्म वैलिडेशन का क्या मतलब है? अपनी इनपुट फील्ड्स के लिए रूल सेट करना, और रूल्स में क्या चीज आती है कि क्या वो फील्ड रिक्वायर्ड है कि नहीं। जैसे आप लोग यहाँ गवर्नर हाउस का आपने अभी जब आप क्वार्टर